बैच है पीपीटी वाले हैं। Good evening, madam. Good evening. So, shall we start? अभी तक लोग आ रहे हैं। तो we'll just see for और 1-2 मिनट देख लेते हैं। By that time I'll start my PPT. सबको म्यूट करने बोल रहे हैं। प्लीज म्यूट इट। Sahu sir, please mute it. Yes. So I request everyone to mute it and let me know कि आप लोगों को PPT दिख रहा है कि नहीं और हमारा आवाज ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। पीपीटी नहीं दिख रहा है मैडम, आवाज आ रही है। हाँ, हम नहीं दिए अभी तक PPT, हम दे रहे हैं। अच्छा, हाँ मैडम, अब आ गया। अच्छा, थैंक यू।
दिख रहा है लीडरशिप स्टाइल्स करके? हाँ दिख रहा है मैडम जी, लीडरशिप अच्छा, दूसरा स्टाइल। स्लाइड, अगर दूसरा स्लाइड घुमाने से आता है ना? हाँ आ रहा है। ओके, चलिए, थैंक यू। तो हम लोग शुरुआत करें। तो हमारा कल का था अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, और उसमें हम लोग देखें ट्रांजैक्शन एनालिसिस, किस तरह का कम्युनिकेशन करना चाहिए, और ईगो सबका बोलते हैं, ये ईगो है, वो ईगो है। कितने तरफ का ईगो है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईगोस आर देयर? थ्री एनीवन? टाइप्स। वेरी गुड। व्हाट आर दे? चाइल्ड हाँ, ईगो, हाँ, पेरेंट्स ईगो और हाँ, एडल्ट ईगो। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और चाइल्ड ईगो में कितना तरह का है? हाउ मेनी टाइप्स? एडॉप्टेड चाइल्ड और फ्री फ्री चाइल्ड। चाइल्ड मैडम। फ्री चाइल्ड। हाँ, वेरी गुड, वाह। तो और पेरेंट में कितने टाइप्स ऑफ है? नर्चरिंग पेरेंट्स यस, एंड स्कोल्डिंग और कंट्रोलिंग समथिंग पेरेंट्स, कंट्रोलिंग पेरेंट्स। कंट्रोलिंग पेरेंट्स, वाह वाह, वेरी गुड। अच्छा, तो एडल्ट का मैच्योरिंग स्टेज है ना? तो ईगो स्टेट्स हम लोग भी देखते हैं, बात करते हैं। हम लोग किस ईगो स्टेट में बात करते हैं वो हम लोग को पता चल जाएगा। ये जब आप लोगों को पता चल गया कि कितने तरह का ईगो स्टेट्स है, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये बहुत ईगो दिख रहा है आपका, तो किस तरह का ईगो है हम लोग का भी पता चल जाएगा और डे टू डे लाइफ में। अच्छा, फिर हम लोग क्या देखे? ट्रांजैक्शन स्टाइल्स, है ना? तो ट्रांजैक्शन स्टाइल्स क्या क्या है? कितने तरह का ट्रांजैक्शन स्टाइल्स है? कॉम्प्लीमेंट्री, ये थोड़ा मुश्किल हो गया शायद। क्रॉस, क्रॉस्ड एंड अल्टीरियर मैम। हाँ, वेरी गुड। क्रॉस्ड, कॉम्प्लीमेंट्री, अल्टेरियर, वेरी गुड। तो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट जो हम लोग कल देखे हैं कि लाइफ पोजीशन। लाइफ पोजीशन कितने तरह का है? लाइफ पोजीशन ओके, आई एम ओके, यू आर ओके, एक तरह। फिर 4 टाइप्स का मैम। आई एम ओके, यू आर ओके, हाँ, आई एम ओके, आई यू आर नॉट ओके, नॉट ओके, वेरी गुड, आई एम एम नॉट ओके, यू आर ओके, हाँ, एंड आई एम आई एम ओके। नॉट ओके, यू आर आल्सो नॉट। वेरी गुड। ये चार पोजीशन में कौन सा हेल्दी पोजीशन है? आई एम ओके, यू आर ओके इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट। यस, अगर हर जगह हम लोग बोलें कि आजकल तो लोग चाहते ही कि हाँ हाँ आप जो बोल रहे हैं ठीक है, तभी ना गुस्सा ना कुछ, उन लोग भी सेटिस्फाइड, हम लोग भी सेटिस्फाइड, तो ये बरोबर सब ठीक ठाक होता है। लेकिन अनहेल्दीएस्ट कौन सा है? डेंजरस लाइफ पोजीशन। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। हाँ, तो इसमें से पता चलता है कि पॉजिटिव हर वक्त जीत जाते हैं, नेगेटिव कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो पॉजिटिव में अगर हम लोग देखा जाए, ज़्यादातर हम लोग असर्टिव भी देखते हैं। असर्टिव हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर नहीं भी बोलते हैं तो आराम से बोलिए। ऐसे ज़बरदस्त बोला जाए कि नहीं हम नहीं आ सकते तो दूसरों को खराब लग जाएगा। वहाँ पर अगर बोला जाए कि नहीं हम नहीं आ सकते क्योंकि इसी वजह से, तो देन इट विल बी फाइन, राइट? अच्छा, हमारा पीपीटी दिख रहा है कि पीपीटी, इज इट सीन? यस मैम, इट इज विजिबल। वेरी गुड। गेम्स एनालिसिस इज विजिबल। अच्छा अच्छा, चलो, तो ये सब एनालिसिस तो वगैरह है ही। हम लोग सबसे बड़ा चीज देख लिए, जो हम लोग लाइफ पोजीशन के हिसाब से अपना लाइफ भी ठीक करते रहेंगे। तो ये तो सब हो गया। लीडरशिप का पावर भी आ गया, जहाँ पर पर्सनल पावर तो एक है ही, पोजीशनल पावर भी है।
ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है हम किस पावर को यूज करना चाहते हैं और कैसे हमारे टीचिंग प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते हैं अपने पावर के हिसाब से। तो आज चलिए देखते हैं लीडरशिप स्टाइल्स। जैसे कि हम सबको बोलते रहते हैं कि सब कोई लीडर्स है, अपने अपने जगह में सब लीडर है, लेकिन कहाँ कौन सा लीडरशिप स्टाइल हम लोग को अपनाना है ये हम सीखने वाले हैं आज। ज्यादातर फर्स्ट लीडरशिप स्टाइल देखते हैं, डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, जहाँ डायरेक्शन दिया जाता है। यहाँ पर जो हमारे फॉलोअर्स जो है, जो सबऑर्डिनेट है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स का हो गया, वहाँ पर फॉलोअर्स को नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट सजेस्टेड जहाँ गोल एम्बिग्यूअस है या अनक्लियर है, लोगों को पता नहीं क्या गोल है, क्या करना है। तो जैसे कि आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा लेसन्स है। बच्चों को तो लेसन्स दिख रहा है, लेकिन उसमें क्या क्या जानना है वो नहीं पता, जहाँ के टीचर्स बोल सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल वहीं पर होता है। हम हर स्टाइल में एक एक एग्जाम्पल भी देंगे ताकि पता चल जाएगा कैसा क्या है स्टाइल का। तो सपोज आप एक म्यूजिक टीचर हैं और रिपब्लिक डे पैरेड में आपको बोला गया एक ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करने के लिए। तो म्यूजिक टीचर के नाते आप देखेंगे तरह तरह का म्यूजिक वहां पर रहेगा। तो उस सब म्यूजिक को एक तरह सिंक्रोनाइज करके एक अच्छा सा म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा बनाने के लिए लीडर को डायरेक्ट देना पड़ेगा, तुम इस तरह बजाओ, तुम उस तरह बजाओ। तो बच्चों को ऐसे कि म्यूजिशियन को ऐसे छोड़ देने से वो अपने अपने म्यूजिक बना के सब कुछ खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। जहाँ पर क्लैरिटी नहीं होता है, जहाँ पर लीडर को डायरेक्शन देने का जरूरत होता है, वहाँ पर डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल का अपनाने से अच्छा होगा। और ज्यादातर डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल का कब महत्व होता है, जब लीडर फॉलोअर को अच्छी तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं और फॉलोअर या सबऑर्डिनेट का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो अपने परफॉर्मेंस, अपना फॉलोअर्स का परफॉर्मेंस के ऊपर ही होता है लीडर्स का इम्पोर्टेंस। तो एक तो हो गया डायरेक्टिव, नेक्स्ट है सपोर्टिव। डायरेक्टिव के जैसे सपोर्टिव नहीं है, यहाँ पर कोई डायरेक्ट नहीं देते हैं, डायरेक्शन देने से के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि टीचर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे वीक है। ऐसे ऐसे लोगों को पता है कि कोई कोई बच्चे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया करके एक तो आप लोगों को देखे होंगे, तारे जमीन पर एक मूवी आया था। डिसलेक्सिया में बच्चे समझ नहीं सकते हैं अल्फाबेट्स ठीक तरह से, जैसे कि बी को डी लिखना है कि डी को बी लिखना है, कि एक लेटर को दूसरे ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक से हैंडराइटिंग नहीं होता है। तो वहां पर डांट फटकार करके कुछ काम नहीं हो सकता। तो वहां पर अगर समझाया जाए बच्चों को, थोड़ा इमोशनल मोटिवेशन करके समझाया जाए, तो बच्चे ठीक से समझ भी सकते हैं। आजकल बच्चे तो वही चाहते हैं, थोड़ा लव एंड अफेक्शन। अगर कोई बोले तो किसी को नहीं चाहते हैं, कि कोई कौन नहीं चाहते, सब कोई चाहते हैं। हम लोग को अगर कोई बोले कि अच्छे तरह से किया करो और जोर आवाज से बोला जाए, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। सो बच्चे तो ऐसे ही है। जैसे कि हम लोग को देखा गया है, द सपोर्टिव लीडर बिहेवियर वर्क्स एज ए साइकोलॉजिकल बैकअप। जहाँ पर लोगों को स्ट्रेस होता है, जहाँ पर सबऑर्डिनेट ठीक से नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी होता है बच्चे ठीक से स्कूल नहीं आते हैं, वहाँ पर डांट करके कुछ नहीं बोला जा सकता। वहाँ पर पूछा जाए कि अरे तुम 2-3 दिन क्यों नहीं आए, क्या कुछ मुश्किल हो गया था क्या। इस तरह का इमोशनल सपोर्ट अगर दिया जाए तो बच्चे और भी ऊपर उठ सकते हैं और उनको भी अच्छा लगेगा कि कोई समझने वाले तो है ही। तो दैट इज व्हाट सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल बोला जाता है। और एक यहाँ बहुत सारे स्टडीज भी हुआ गया है, जैसे कि व्हेन वर्किंग कंडीशंस आर अनफेवरेबल, तो डेंजरस है इंडिविजुअल्स। जैसे कि एक एचओडी मान लीजिए डिपार्टमेंट में, उनको पता है कि
उनके टीम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उनको फेवरेबल नहीं है, तो उनको इमोशनल सपोर्ट के सिवा कुछ नहीं दिखता है और कुछ नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ पर सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये सपोर्ट अगर किया जाए तो कहीं भी टीम वर्क हो, बहुत अच्छे तरह से टीम का रिजल्ट भी आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर एक है, ऑलमोस्ट जो जिनको कोच बोला जाता है, और वो अपना फुटबॉल टीम लेके कंपटीशन में गए हैं, टूर्नामेंट में। तो वहाँ पर सिनेरियो ऐसा हो गया कि सबसे अच्छा खिलवाड़ जो खेलते खेलते उनका इंजरी हो गया है, वो गिर गया है। तो अब क्या किया जाए? एक तो टीचर होने, लीडर होने के नाते सबसे बेस्ट खिलवाड़ जो है, प्लेयर, अगर इंजर्ड हो जाता है तो तुरंत आ जाता है कि हाँ गया मैच, हम लोग नहीं खेल सकते, हार जाएंगे। लेकिन वहाँ पर अगर इमोशनल सपोर्ट देके दूसरों टीम मेंबर को भी इतना मोटिवेशन किया जाए तो हाँ, वो हो सकता है कि वो हम जीत सकते हैं। तो लीडरशिप स्टाइल इस तरह होता है जहाँ पर मुश्किल से मुश्किलें आगे बढ़ने का कोशिश करे, तो वहाँ पर लीडर अगर इमोशनल सपोर्ट दे तो बहुत अच्छा होगा। तो दूसरा हो गया इमोशनल सपोर्टिव। तीसरा है कंसल्टिंग लीडरशिप स्टाइल। कंसल्टिंग मतलब यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक के जैसा है, जहाँ पर सबऑर्डिनेट डिसीजन मेकिंग लेते हैं, लीडर्स नहीं लेते हैं। लीडर कंसल्ट करते हैं, सबऑर्डिनेट लीडर फॉलोअर्स को कंसल्ट करते हैं कि आप लोग बोलिए किस तरह का डिसीजन होना चाहिए। तो सबसे सुन के अंत में लीडर अपना डिसीजन देते हैं। तो सबका रजामंदी लेके सबको एक तरह का, क्या बोला जाए कि उनको भी एक तरह का परमिशन बोला जाए कि एक तरह का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि चलो सब कोई बोलो, ये हम नहीं है, सब कोई मिलके ये काम करते हैं, और उनको जो अच्छा लगे वो फाइनल डिसीजन लीडर लेंगे। तो ये कंसल्टिंग लीडर मतलब कंसल्ट करते हैं सबसे, और इसमें एक रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। लीडर्स और सबऑर्डिनेट्स में बहुत अच्छा रिलेशन हो जाता है। जैसे कि एक प्रिंसिपल को होना चाहिए एक स्कूल में। As a principal, you got a proposal from the student to conduct elections. तो स्टूडेंट सब बोलने लगे सर हम लोग इलेक्शन में करेंगे, तो कितने टीचर्स को अच्छा नहीं लगा कि क्या स्कूल में इलेक्शन किस तरह का। तो कोई कोई टीचर्स बोले ना, इलेक्शन होने से बच्चे लीडरशिप का ध्यान रख सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बहुत मुश्किल में पड़ गया कि क्या किया जाए। तो वहाँ पर सब टीचर से कंसल्ट करके डिसीजन लेने वाले हैं, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हमारा बात नहीं माना गया। तो वहाँ पर कंसल्ट तो करेंगे ही, लेकिन फाइनल डिसीजन बताते हुए उनका एक्सप्लेनेशन भी उनको देना होगा। तो ये होता है कंसल्टिंग लीडरशिप स्टाइल, थर्ड। फोर्थ होता है डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल। डेलीगेट करते हैं, जैसे कि सब लीडर का तो एक एक टीम होता ही है, तो वहाँ पर सबऑर्डिनेट का डिसीजन लेते हैं। लीडर डू नॉट इंटरफियर विद द डिसीजंस टेकन बाय सबऑर्डिनेट्स और पैनल मेंबर्स। जहाँ पर मेजॉरिटी होता है उनका डिसीजन ले लेते हैं लीडर। तो डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल में ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द सजेशंस बाय द सबऑर्डिनेट्स लीडर्स वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। So the leaders often have a low intensity of relationship with their subordinates, और उनका प्राइमरी पोजीशन होता है पैसिव। डिसीजन मेकिंग में वो आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट्स आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें ये होने के नाते रिलेशनशिप में मुश्किलें पैदा हो सकता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल वहाँ पर दिए हैं। सपोज यू आर एन इलेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ ए बोर्ड ऑफ टीचर्स। तो आपको एक एजुकेशन करिकुलम बनाने के लिए आपको दिया गया है। तो योर सबऑर्डिनेट्स आर एक्सपर्ट्स। ये डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल कब यूज करना है? जहां पर आपके सबऑर्डिनेट सब एक्सपर्ट होते हैं और आपको चिंता करने का जरूरत नहीं होता, तभी होता है ये डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल। हर वक्त ये यूज नहीं किया जा सकता है।
तो यहाँ पर your subordinates are experts in their respective teaching fields with years of experience. They're already competent enough and motivated to complete the task. तो उन लोग भी चाहते हैं. So your responsibility is to accept, recognize and accept. तो उनका अगर एक्सेप्ट किया जाए तो उनका एक्सपीरियंस बोलिए, उनका पॉपुलरिटी बोलिए, जो सबऑर्डिनेट जो टीचर्स ग्रुप है उन लोग भी खुश हो जाएंगे, उन लोग भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा टीम ही एक्सपर्ट है. तो वहां पर एक लीडर को चुना गया है, तो लीडर तो एक्सपर्ट है ही है, तो उनका टीम भी जब एक्सपर्ट है तो उनको जरूरत नहीं कुछ ज़्यादा डिसीजन लेने के लिए, तो मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन उन लेके आगे बढ़ सकता है. तो इसलिए वो टास्क डेलीगेट करते हैं टीम को कि आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग ये कीजिए, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उनका डिसीजन का वाह करते हैं. तो यहाँ पर ज़्यादातर बोर्ड मेंबर्स बोला जाए जो हमारे एजुकेशन करिकुलम में, सो डायरेक्टर्स बोर्ड होता है, डेप्यूटी डायरेक्टर बोर्ड होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर बोर्ड होता है, ये सब जगह में डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल ही काम करता है. तो आ गया ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक तो हम लोग सुनते ही आ रहे हैं, तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत क्रिटिकल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और ये लीडरशिप स्टाइल तभी दिया जाता है जब बहुत कम समय होता है. कुछ काम दिया गया है एक ग्रुप को और वो ग्रुप बहुत कम समय में उनको वो काम खत्म करना है, तभी इधर उधर सोचने का या दूसरों का राय लेने का वक्त नहीं होता है, तभी आ जाता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. तो यहाँ पर ज्यादातर काम पर फोकस दिया जाता है विदाउट बीइंग वरीड, जो रिलेशनशिप हो या ना हो, मुझे काम खत्म करना है बस. तो ये लीडरशिप स्टाइल appears to worry less about the subordinates. Subordinates को जैसे भी हो कंट्रोल करके और ये डांट के कुछ करके ये काम खत्म करना है. उनका गोल है काम टास्क में, उनका गोल यहाँ पर रिलेशनशिप में नहीं है. तो ज्यादातर हम लोगों के आगे जो पीढ़ी देखते आए हैं राजा और ये सब, तो उन लोग राजा जो बोलते हैं वही करना है. तो अभी भी कितने सारे टास्क दिया जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में भी, कि ये काम इतने दिनों में खत्म करना है. तो तभी एक कंपटीशन हो जाता है कि कैसे किया जाए. तो उसी टाइम में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बहुत काम देता है. जैसे कि एग्जांपल हम दिए हैं, यू आर ए फिजिकल इंस्ट्रक्टर इन ए स्कूल and your school has been asked to prepare a band of students to perform a parade. तो वहाँ पर डिसिप्लिन चाहिए, सिमेट्रिक पैरेड चाहिए, स्ट्रिक्ट चाहिए और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस चाहिए. तो वहाँ पर बच्चे अगर इधर उधर चले गए या प्रॉपर डिसिप्लिन ड्रेस में नहीं आए, कि जूते ठीक से नहीं पहने, तो वहाँ पर मार्क्स चला जा सकता है. तो वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट लीडर चाहिए जाके डिसिप्लिन के साथ काम करवाया जा सके. सो दैट इज व्हाट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है पार्टिसिपेटिव. जैसे कि हम लोग का इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन का ज़्यादा महत्व है. हम लोग को सबको पार्टिसिपेट करना है. जैसे कि कितने सारे रिलीजन हैं, कितने सारे कास्ट, क्रीड, सब कुछ है, हर तरह का लोग हैं. जैसे कि एक क्लास में भी हो सकता है, बहुत किस्म का लोग होते हैं. कोई हिंदी बोलता है, कि कोई तेलुगु बोलता है, कि तमिल बोलता है, कि कोई की हर किस्म का लोग एक साथ बैठते हैं. तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, वहाँ पर द लीडर अलाउ द पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. जैसे कि हमारे मिनिस्ट्री लेवल में भी अगर बोला जाए तो उन लोग पार्लियामेंट में पूछताछ करते हैं. कोई लीडर जाके बोल नहीं देते हैं कि हाँ ये करना है. जैसे कि अगर हम लोग एजुकेशन फील्ड में देखते हैं, तो एजुकेशन फील्ड में जैसे कि आप एक टीचर के हिसाब से आपके दूसरे टीचर को भी दिया गया है एक सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि 11th क्लास का.
you are appointed as a chairperson of committee, where you would have to go with the decision made by the members of the committee. तो you may suggest the committee include or exclude any topic. आप suggest कर सकते हैं, but you cannot impose your decision. ये नहीं बोल सकते मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है. तो डेमोक्रेटिक में सबका हक होता है. Everyone has a right to speak. Everyone has a right to accommodate whatever they want to say. तो वहाँ पर आप सजेशन के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन इम्पोज नहीं कर सकते कि हमारा डिसीजन ही लिया जाए. ज़्यादातर यहाँ पर they recognize such leaders as coaches or and expects them to include inputs from their fellow members. तो कोच होने के नाते उन लोग अपना अपना दूसरे फेलो मेंबर्स के साथ बैठ के बात करके अपना एक डिसीजन ले सकते हैं. तो डेमोक्रेटिक तो इजी टर्म है जो कि हर वक्त हम लोग यूज भी करते हैं कंट्री के हिसाब से. डेमोक्रेटिक. तो नेक्स्ट होता है ऑथोरिटेटिव. ऑथोरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक में बहुत अंतर है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये दोनों एक ही जैसे हैं. वहाँ पर आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर मेंटर एंड मेंटी, जैसे कि हम लोग टीचर स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, इवन टीचर स्टूडेंट में भी मेंटर मेंटी बोलते हैं. यहाँ यूनिवर्सिटी बोलिए, यहाँ पर आईआईटी बोलिए, एनआईटी बोलिए, जैसे कि वीआईटी में भी ऐसे है. टीचर पढ़ाते तो क्लास में है ही, लेकिन उनको कुछ स्टूडेंट्स दिया जाता है मेंटर करने के लिए. तो वो स्टूडेंट्स हो जाते हैं मेंटी और टीचर हो जाते हैं मेंटर. तो यहाँ पर हर तरह का उन लोग एक टॉर्च बेयर जैसे बोला जाता है. ऑथोरिटेटिव लीडर्स को हम लोग टॉर्च दिखाते हैं, हमारे साथ आओ. जैसे कि ऑटोक्रेटिक लीडर्स एक्योर ए फॉलो मी और डू एट हैज बीन ऑर्डर्ड. लेकिन ऑथोरिटेटिव लीडर्स में बोलते हैं कम विथ मी. तो इसमें क्या अंतर है? ऑथोरिटेटिव में मेरे साथ आओ, सब कोई मिल के एक साथ है हम लोग, लेकिन ऑटोक्रेटिक में मेरे पीछे आओ. सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑथोरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में. और जैसे कि हम एक अगर एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, एक डांस टीचर मान लीजिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को एक स्टेज परफॉर्मेंस देने के लिए. तो वहाँ पर डांस टीचर के हिसाब से उनको तो डांस करके स्टेप्स दिखाना है, उनके साथ साथ बच्चे भी स्टेप्स दिखाएंगे. तो ये नहीं बोल सकते मैं जो करके दिखाया उसी को ही करो. नहीं, एक साथ करने से स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा भी होगा, बच्चे जल्दी से सीख पाएंगे. सो ऑथोरिटेटिव में अगर ज़्यादातर ये एक्सेप्ट बहुत जगह में होता है, तो अगर हम लोग खुद को बड़ा ना समझ के एक साथ चलने का कोशिश करें, तो ज़्यादातर बच्चों हो या टीम हो, कुछ भी टीम अगर इस तरह का लीडरशिप स्टाइल मेंटेन करे तो बहुत अच्छे तरह से एक्सपेक्टेशन हो भी जाता है. ये रहा ऑथोरिटेटिव लीडरशिप. तो ये लेसेज फेयर लीडरशिप स्टाइल एक अलग किस्म का है, जो कि बहुत पुराना नहीं है. यहाँ पर इट अलाउस मोर फ्रीडम. आप देखते जाइए, जबकि नया नया लीडरशिप स्टाइल हम बताते जा रहे हैं, फ्रीडम सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा दिखता है. हाँ, बीच में कुछ मुश्किल आ गया था. चलिए, तो ऑल कैन सी द पीपीटीज. ठीक ठाक दिख रहा है? तो ओके. तो या थैंक यू. क्लियर है मैडम? ओके, थैंक यू. चलिए, तो लेसेज फेयर में बहुत फ्रीडम दिया जाता है सबऑर्डिनेट्स को. देन डेलीगेटिंग में तो है ही, डेलीगेट दिया जाता है, लेकिन लेसेज फेयर में और भी फ्रीडम जैसे कि दिया जाता है. लीडर्स बहुत पैसिव रोल करते हैं, इतना एक्टिव नहीं है. क्यों? क्योंकि द लीडर्स डू नॉट इन्वॉल्व इन गोल सेटिंग. यहाँ पर
It is appropriate where the subordinates are skilled and motivated enough to complete the task. तभी ये लेसज दिया जाता है, क्योंकि जब हम लीडर होते हैं किसी भी टीम में, सबसे ज्यादा महत्व ये चीज होता है, इम्पोर्टेंस है एक रैपो बिल्ड करना। एक रैपो अगर बिल्डअप हो जाता है, अगर हमारा सबऑर्डिनेट्स हम पर भरोसा करते हैं और हमारे इमोशन के साथ भी आते हैं, तो ये लेसज फेयर लीडरशिप बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तभी जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स बता दीजिए, डिसीजन मेकिंग बता दीजिए, कि कुछ भी एक्सपेक्टेशन बता दीजिए लीडर्स का, वो सबऑर्डिनेट्स काम करने में पूरा महत्वपूर्ण एक्सपर्ट भी है। जैसे कि आप ले लीजिए एक प्रोजेक्ट, आजकल तो बहुत प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ज़्यादातर। पहले तो यहाँ पर भी क्विज होता था, असाइनमेंट होता था, लेकिन जितना दिन बढ़ रहा है और भी टफ होते जा रहा है, और ज़्यादातर बच्चों को खुल्लम खुला दिया जाता है, आप लोग ये करो, अपने से करो। तो किताब का बात नहीं, ज़्यादातर एनवायरनमेंट का बात भी बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे देख लीजिए प्रोजेक्ट है, द स्टूडेंट्स रिसीव प्रोजेक्ट्स, जैसे कि CBSE ICSE कोर्स में तो है ही, से दे डिसाइड द क्या ऑब्जेक्टिव रखना है, क्या मेथोडोलॉजी करना है, किस तरह का रिजल्ट उसका लाना है, ये सब स्टूडेंट्स डिसाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स तो डिसाइड करते हैं, वे घर में भी उनका पूछताछ करते हैं किस तरह का करने से होगा। तो एट लास्ट टीचर को कुछ करने का जरूरत नहीं होता है, टीचर सिर्फ टास्क दे देते हैं और स्टूडेंट्स अपने आप करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर टीचर अगर काम करते हैं, प्रोजेक्ट का बोल लीजिए या और कुछ कंपटीशन का बोल लीजिए, वहाँ पर बच्चे तुरंत होते हैं, तुरंत आराम से सब कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर उस तरह का लीडरशिप का स्टाइल होने से अच्छा होगा, जबकि ऑलरेडी बच्चे मोटिवेट होके आए हैं, हमें ये करना है, यहाँ पर मोटिवेट करने का जरूरत ही नहीं होगा। तो ये रह गया लेसज फेयर। और है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पर उन लोग विजनरी फोकस करते हैं, मुझे ये एक विजन है, सेलिंग द मोटिव टू द पीपल एंड कन्विंसिंग पीपल टू फॉलो देम बाय नर्चरिंग रिलेशनशिप। देखिए इसमें रिलेशनशिप, जैसे कि हम लोग देखे थे पहले, अगर याद किया जाए तो नर्चरिंग पेरेंट्स है ना, तो नर्चरिंग पेरेंट्स सबसे अच्छे होते हैं रादर देन कंट्रोलिंग पेरेंट्स। तो वैसे ही एक नर्चरिंग लीडर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं रादर देन अ कंट्रोलिंग लीडर, है ना। तो यहाँ पर और एक फर्क आ जाता है, होता है कैरिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। तो इन दोनों में तो अंतर है ही। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर might wish to change the organization and elevate the followers by improving them. लेकिन charismatic leaders are more focused on their popularity. क्या करिश्मा है ये आदमी का, तो वो पॉपुलैरिटी के ऊपर जाते हैं ज़्यादा rather than the स्टूडेंट्स और टीम। जैसे कि आप एक एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, you are a newly appointed class teacher of class 12, and when you enter the class for the first time you are not welcome। आजकल बच्चे इतना मुश्किलें पैदा कर देते हैं, कोई नए नए लोग आए तो उनको सही तरह से रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एज ए टीचर यू कन्फ्रंटेड, आप देखे हैं कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। हो सकता है कि पहले जो टीचर थे वो उनके साथ ऑलरेडी एक्वेंटेड हो गए थे और नए जो आए हैं उनको पता नहीं किस तरह का टीचर होंगे कि कुछ, तो उनको बहुत मुश्किल पैदा हुआ ऐसे टीचर कि क्या किया जाए। लेकिन हियर एज ए टीचर व्हाट हैपेंड, यू कन्फ्रंटेड, आप देखें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं they were also not interested in studies। वैसे ही जो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका टीचिंग में भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। However,
You showed them the right way by behaving and maintaining the dignity of the class. आपको पता चलने के बाद भी आप उनको कुछ नहीं बोले, लेकिन आपके रैपो, आपके रिलेशनशिप, आपका कन्विंसिंग पावर से उन लोग ट्रांसफॉर्म होके आपके हिसाब से उन लोग चलने लगे. So that is what transformation leaders build trust and rapport. एक रिलेशनशिप बना देते हैं, एक फैमिली जैसा बन जाता है, एक रेस्पेक्ट आ जाता है टीचर के ऊपर जब टीचर बताने लगते हैं कि हम ऐसे हैं, जो आप लोग सोचते हो वो नहीं. तो हर क्लास में नया नया क्लास टीचर तो होते ही हैं. ऐसा नहीं कि जो 7th में क्लास टीचर थे वो 8th में भी क्लास टीचर हो, ये तो नहीं है. हर क्लास का नया नया टीचर तो है ही, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो डेवलप करना नहीं चाहते हैं या एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं. सो दैट इज व्हाट. तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर होने के लिए हम लोग को 4 कंपोनेंट फॉलो करना है. अगर कहीं भी आपको ऐसा तकलीफ लगा तो आप ट्रांसफॉर्मेशन लीडर बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. नंबर 1 इज आइडियलिस्ट इन्फ्लुएंस. एक तो रैपो रिलेशनशिप बिल्डअप करके उनको इन्फ्लुएंस करना है. इंस्पिरेशनल मोटिवेट करना है. इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मतलब आपका जो इंटेलेक्ट है, आप नॉलेज के ऊपर जो एक्सपर्ट है, वो आपको दिखाना है बच्चों को. और इंडिविजुअलिस्ट कंसिडरेशन, एक एक बच्चों को नज़र में रख के इंडिविजुअल उन लोगों को देखना है, उन लोगों को मोटिवेट करना है. तो अगर ये 4 कंपोनेंट किसी लीडर का हो तो उन लोग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स बनने के लिए तैयार हो सकते हैं. सो दिस आर सो मेनी ट्रांसफॉर्मेशनल, बोलिए लेसेज फेयर, बोलिए ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेटिव. तो आप लोग देख के आप लोग को महसूस हो गया होगा कि आप किस स्टेज में है ना. तो कितने सारे लोगों का अलग अलग टाइप ऑफ पर्सनालिटी होता है. ऐसा नहीं कि सबका एक जैसा पर्सनालिटी हो और आप लोग उसी के हिसाब से डेवलप करते हैं. नहीं, जैसे कि हम लोग पहले भी देखे हैं कि सिचुएशन हम लोग को बदल देता है, सर्कमस्टेंस बदल देता है. जो टीचर घर में है उनका अलग का बिहेवियर है, जो टीचर क्लासरूम में है अलग है, जो टीचर स्टाफ रूम में उनका बिहेवियर अलग है. तो अलग अलग बिहेवियर के हिसाब से वो लीडरशिप भी अलग अलग बन सकते हैं. तो अभी आ गया इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप. तो मुझे लगता है कि सबको अभी पता चल गया होगा कि किस तरह का लीडरशिप बनने से कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर बच्चे हम लोग को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कहाँ पर हम लोग को चेंज होना है ना. तो अभी आ गए हम लोग इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप पे. लीडरशिप इज द पावर टू मेक चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन. एक लीडर के नाते हम लोग एक बच्चा को बहुत चेंज ला सकते हैं. देखिए, एक अगर बोला जाए, हमारा ही एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 20 साल का ऊपर एक्सपीरियंस तो है ही हमारा बच्चों के साथ. तो एक बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ने आया था, 4 साल कुछ नहीं पढ़ पाया. एक दिन आया था उसका पेरेंट्स के साथ, तो बोला कि हमसे कुछ नहीं हो पाया. तो चेहरा में इतना दाढ़ी, बाल बिखरा हुआ है और एक भी होप नहीं है, क्या किया जाए क्या नहीं. तो पेरेंट्स भी बहुत मुश्किल में थे कि क्या किया जाए मैम, हम लोग 4 साल इसको ठीक से देखे भी नहीं और आज ये हालत हो गया कि बच्चा हमारा फेल होकर रहा है. तो उसके हाथ में 3 और साल था, क्योंकि ज़्यादातर इंजीनियरिंग डिग्री में 7 साल दिया जाता है. तो 4 साल में तो कंप्लीट करना ही है और 3 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है अगर किया जाए तो. तो मेरे पास आने के बाद हम ये बात बोले कि देखिए, बच्चा तो कर ही लेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन बच्चा को अभी नीट एंड क्लीन अपने ऊपर भरोसा करने के लिए हम लोग कुछ टाइम उसको देते हैं.
तो बोले इस सब्जेक्ट रह गया, हम बोले सब्जेक्ट के बारे में और फुर्सत से कल बात करते हैं, लेकिन बच्चा रेडी होके आ जाए, बस उतना ही चाहिए। तो हम बुलाए दूसरा दिन, शेव करके बाल काट के अच्छी तरह से ड्रेस करके आया था। मैं बोली यही चाहिए तुझे। कुछ करने के लिए उनको रेडी होना है, कोई भी हो। मेरे पास अगर कोई काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनका मन में होना चाहिए कि हमें हेल्प चाहिए। कहाँ से आवाज आ रहा है? अच्छा, ओके, अच्छा। तो हम अपना एक्सपीरियंस भी बताते रहेंगे इसके साथ साथ। तो बच्चा 2 साल में कोविड के टाइम में वो पढ़ा, वो बोला कि जब तक हम ये डिग्री नहीं लेते हैं हम घर नहीं जाएंगे। लेकिन बीच में हम लोग बोले कि जाने के लिए, अभी वो बच्चा डिग्री खत्म कर लिया और नौकरी करने लगा। सो लीडरशिप शुड बी इन अ वे टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। उनको कोई जबरदस्ती किसी को अगर किया जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो नाउ वी विल सी द इफेक्टिव। हर कोई टीचर लीडर है, हमारे पास तो सभी लीडर होते हैं जो एक टीम को संभालते हैं, जो बच्चे को संभालते हैं, जो आप किसी कहीं पे भी पैरेड बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वहां पर आपको लीडर बनना तो है ही। सो द प्राइम फोकस ऑफ ए लीडर क्या होता है? टू गेट द वर्क डन। काम होना चाहिए। कहीं इमोशनल सपोर्ट दीजिए, कहीं उसका उनके साथ काम कीजिए, कहीं उनको डायरेक्शन दीजिए, कहीं इंस्ट्रक्शन दीजिए, लेकिन काम को तो करना है। वो होता है लीडर का प्राइमरी गोल। लीडर्स नीड टू अचीव कॉम्प्लेक्स टास्क, समटाइम्स नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल टास्क, जो भी हो, बाय सिलेक्टिंग द राइट लीडरशिप स्टाइल। आपको तो इतने सारे स्टाइल हम बताए, तो कुछ भी सिचुएशन, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी क्या परिस्थिति में आप कहीं भी आ जाइए, वहां पर आपको कौन सा स्टाइल लेना है, आपको चुनना है। ठीक, तो वो तो 2 यूनिट हम लोग खत्म कर लिए। एक तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस, लाइफ का लाइफ पोजीशन और लीडरशिप भी बता दिए। अभी होता है हम लोग का प्रोफेशनल वैल्यू और एथिक्स। हम जिस प्रोफेशन में है उसका कितना वैल्यू है, उसका क्या एथिक्स है, क्या क्या एथिक्स हम लोग को फॉलो करना है। आजकल प्रोफेशनल वैल्यू को बहुत लोग जानते ही नहीं, ये बोला जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हम लोगों का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ स्लाइड्स और कि प्रोफेशनल वैल्यूज हैव बीन एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि हर टीचर का एक डिग्निटी होता है, ऑनेस्टी होता है, फेयरनेस होता है। ये नहीं कि इसको हम ज्यादा मार्क दे दिए और उसको कम मार्क दे दिए। प्लूरलिज्म होता है, सबको लेके काम करना है, सबको लेके चलना है। तो एथिकल में मोरालिटी आता है, एथिकल रिलेशनशिप आता है, टीचिंग का प्रोफेशनल के हिसाब से अपने स्टूडेंट्स के साथ, कोलीग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ हम लोग को कैसा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह का हम लोग बिहेव कर सकते हैं, किस तरह का हम लोग मेंटेन कर सकते हैं रिलेशनशिप, ये सब हम लोग को पता चलेगा इस यूनिट में। प्रोफेशनल वैल्यूज एज ए टीचिंग प्रोफेशन, आपको क्या वैल्यूज होना चाहिए, किस तरह का वैल्यू आपको देखना चाहिए प्रोफेशनल वैल्यूज में। यहाँ पर डिग्निटी जो बात आया है, वो डिग्निटी का मतलब वो लैटिन वर्ड में आया, डिग्निटस, वर्दी। एक टीचिंग प्रोफेशन का कितना वर्थ है, कितना इम्पोर्टेंस है। वहां पर डिग्निटी का मतलब क्या है? द वर्थ एंड राइट्स ऑफ समवन और ए पोजीशन दे डिजर्व विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। टीचर्स लोगों के साथ, ये प्रोफेशन एज ए टीचर किसी और प्रोफेशन के साथ
तुलना ही किया नहीं जा सकता। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ एनी अदर प्रोफेशन, क्योंकि आप लोग बच्चों को संभालते हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप जैसे आप लोग रहेंगे बच्चे वही सीखेंगे। सो टीचिंग प्रोफेशन इज ए डिग्निफाइड प्रोफेशन. It cannot be discriminated with any type of profession. अगर बोला जाए डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, दिस आर टू टर्म्स, बीच बीच में उतना भी कंफ्यूज हो जाता है कि डिग्निटी और रेस्पेक्ट दो अलग है या एक जैसे हैं। नहीं, डिग्निटी होता है जो अपने से पैदा होता है, मतलब अपने अंदर है, इट्स ऑलरेडी देयर विद इन अस। हमारा हमको देखने से एक डिग्निफाइड जैसे दिखता है, whereas respect is earned. जब हम किस पोजीशन में रहते हैं और अपना ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं तभी हम लोग रेस्पेक्ट कह सकते हैं, रेस्पेक्ट कोई दे। लेकिन डिग्निफाइड इंडिविजुअल, डिग्निटी जो अपने हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबल के साथ अपने से करते हैं, किसी का वैल्यू नहीं, अपना वैल्यू ज़्यादा रख के, तो उनको बोलना जाता है ए डिग्निफाइड पर्सन। डिग्निटी इज ए मल्टी लेवल कंसेप्ट, जैसे कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, हायरार्की का देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का देख लीजिए, टीचर लेवल का देख लीजिए, है ना। सो डिग्निटी बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट लेवल है, या अमॉन्ग द कोलिग्स एज टीचर्स है। डिग्निटी कहीं पे भी दिखा जा सकता है। टीचर्स एज टीचर्स दे मस्ट मेंटेन डिग्निटी अमॉन्ग कोलिग्स। तो एक तरह का होता है कम्युनिकेशन बाय शोइंग ए मिनिमम लेवल ऑफ रेस्पेक्ट टू एवरी कोलिग। कोलिग को तो रेस्पेक्ट तो करना ही है, आप चाहे या ना चाहे। एक प्रोफेशन जो टीचिंग प्रोफेशन है, आपको रेस्पेक्टफुल एक दूसरे को करना चाहिए, ताकि इसी प्रोफेशन को आप रेस्पेक्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाट डिग्निटी। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, the teaching profession treats every teacher, student and other stakeholders equally. ज़्यादातर इक्वली होना चाहिए एक टीचिंग प्रोफेशन में। जैसे कि एक क्लास कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस एंड डाइवर्स बैकग्राउंड, हर तरह का बच्चे होते हैं। बच्चों जैसे कि हायर क्लास हो सकता है, लोअर क्लास हो सकता है, मीडियम क्लास हो सकता है, किसी भी घर से आते हैं बच्चे। एंड द स्टूडेंट्स में डिफर फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे कि हम बोले लैंग्वेज के हिसाब से डिफर कर सकते हैं। नॉलेज लेवल कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हो सकता है, कोई फेल भी हो सकता है। और ज़्यादातर एक्सपोजर मतलब बदमाशी करना और तंग करना, हर तरह का स्टूडेंट्स एक क्लास में होता है। तो ऐसे टीचर आप क्या उनमें डिस्क्रिमिनेट करने वाला है? ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर you have to treat them equally and allow them to speak up to present their views irrespective of their backgrounds. So this is what the teaching profession as a dignified person बोला जा सकता है। नेक्स्ट हो रहा है ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस, एक टीचर को हर वक्त सिंसियर रहना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। When you are in a teaching profession, तभी ना हम लोग, जैसे कि राधा कृष्णन जी को हम लोग इतना वैल्यू करके, इतना सम्मान दे के, उनका जन्मदिन को टीचर्स डे करके सम्मान दे रहे हैं। तो टीचर्स आर दैट वैल्यूएबल एंड दे आर सिंसियर एंड ऑनेस्ट, क्योंकि उनका प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि उनके ऊपर एक रोल मॉडल बच्चों पर आ जाता है कि मेरे टीचर ऐसे हैं। तो ए ट्रूथफुल पर्सन डज नॉट डेविएट इन हिज और हर एक्शन। जो अगर ट्रूथ, हम ऑनेस्ट हैं, हम सिंसियर हैं, हम लोग कभी अपना काम में डेविएट नहीं करते हैं। जो काम दिया जाता है हम आराम से सच्चे मन से करते हैं। सो इट इज अवॉइडिंग मैनिपुलेशन, कोई मैनिपुलेट नहीं करते हैं। बहुत लोग बोलते, बच्चे भी बोलते आके बोलते हैं कि
मुझे इतना कम मार्क दिया है, लेकिन वही बच्चा वही लिखा है लेकिन उसको ज़्यादा मार्क दिया गया है। तो बच्चे अगर ऐसे मन में है तो उनको समझाना है कि तुम्हें कम मार्क क्यों मिला है, किस वजह से मिला है। तो ये होता है टीचिंग प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस। द टीचर शुड ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल टुवर्ड्स द प्रोफेशन। यहाँ पर ये भी बोला जाता है डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत है, कमिटमेंट बहुत है, इंफॉर्मेशन है, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। तभी एक ट्रूथफुलनेस टीचर कैन रियली बिल्ड अप ए ट्रूथफुल स्टूडेंट, है ना। सपोज यू एज ए टीचर, आप एक टीचर के हिसाब से आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। वन ऑफ योर स्टूडेंट आस्क ए क्वेश्चन पूछा, तो आजकल बच्चे तो इतना माहिर है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, बीच बीच में ऐसे टीचर हमको नहीं पता चल सकता, अगर हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का हो, सिविक्स का हो, आजकल पॉलिटिक्स में बहुत सारा चेंजेस भी आता है, और घर घर में पॉलिटिक्स का बात भी होता है, जहाँ पर बच्चे भी पढ़ सुन के पूछ लेते हैं क्लास में। ये हम एक एग्जाम्पल दिए। तो अगर कोई बच्चा पूछे और आपको नहीं पता इसके बारे में, तो what can you say? What would you do at that time? As a truthful teacher, you can simply say that you are not aware of the answer. You will find out and you will answer later. अगर ये अच्छी तरह से बोला जाए, then the student will also understand. Suppose one of your colleagues share his medical condition. हमारे colleagues में भी truthful होना चाहिए, जैसे कि किसी को एडवाइस चाहिए मेडिकेशन में, आपको पता है इसलिए आप बोले, उसको एडवाइस किए हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप सबको बोलते रहेंगे कि ये कोलीग आया था या आई थी इस तरह पूछकर। तो इट इज़ नॉट अ ट्रूथफुलनेस among the colleagues also. तो truthfulness is towards the teachers, towards the student, towards the authority management. अपने कोलीग के साथ भी ट्रूथफुल होने का महत्व रहता है ये प्रोफेशन एज ए टीचिंग। फेयरनेस आपके प्रोफेशन में ये बताता है कि देयर शुड बी प्रॉपर रिलेशनशिप। अगर आप फेयर हो, मतलब जस्टिफाइड हो, आप जस्टिस दे रहे हो बच्चों को अपना क्लास में, तो बच्चे एक अच्छा रिलेशनशिप ले आ सकते हैं आपके ऊपर कि हमारे टीचर ऐसे हैं, किसी को ज़्यादा कम मार्क नहीं देते हैं, किसी को ज़्यादा प्यार नहीं करते, हमें कम, ऐसा नहीं है, सबको एक नज़र से देखते हैं। That is what fairness. This is a very good quality of a teacher. The quality of fairness gives equal opportunity to grow. सबको लगेगा कि चलिए हम भी ग्रो करते हैं, इसी अगर जस्टिफाइड मिला तो in this profession it is very much necessary to be fair as a teacher rather than do everything according to the service. Being fair in your work will make you stand out among your colleagues. हो सकता है आप सबको एक जैसा नहीं होते हैं, अगर आप फेयर जस्टिफाइड हो तो कोलीग्स में भी आप उनसे भी ऊपर उठ सकते हैं कि हाँ आप जस्टिस दे रहे हैं सबको। तो स्टूडेंट्स फील फ्री टू आस्क एडवाइस, कुछ भी एडवाइस हो, कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो, सजेशन हो। तो अगर कोई टीचर फेयर हो, जस्टिफाइड हो, आपसे कोई भी स्टूडेंट आके पूछ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। ऐसा ना ही कि अपना ही क्लास आए, दूसरे क्लास के बच्चे को भी पता चल जाए कि हाँ ये टीचर इतना अच्छे हैं, सब चीज़ में जस्टिफाइड करते हैं, तो उन लोग भी आके एडवाइस मांग सकते हैं। अच्छा, तो इट इज़ क्रूशियल टू क्लैरिफाई। कभी कभी बीइंग फेयर एंड ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली एक जैसा माना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है ये सिमिलर टर्म्स हो, लेकिन इनमें डिफरेंस है। सो treating equally means providing a similar platform for every student to perform, even though every student is different.
स्टूडेंट्स डिफर इन देयर एक्सपीरियंस, सब स्टूडेंट्स का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, इंटेलिजेंट होता है, कोई समझ सकता है, कोई समझ भी नहीं सकता है, कोई बैठे बैठे और कुछ सोचता रहता है क्योंकि घर में कुछ लड़ाई हो गया होगा, तो वैसे ही कोई कोई आप देख सकते हैं कि खिड़की अगर हो तो खिड़की के उधर देखते हैं, ना ही पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। हर तरह का स्टूडेंट्स आप लोगों के क्लास में मिलेंगे, लेकिन एक ही क्लास में सबको एक जैसा ट्रीट करना होता है, ट्रीटिंग इक्वली। लेकिन फेयरनेस मतलब गिविंग देम व्हाट दे नीड एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब नहीं कि सबको 20 के ऊपर 20 दे दिया जाए, नहीं, उन लोग जैसे लिखे हैं, जैसे उन लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से किए हैं, उनको वैसा ही देना है इनपुट्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल, यू आर इन चार्ज ऑफ वाइवा बॉस प्रोजेक्ट हो या कुछ वाइवा बॉस एग्जाम्स हो, वहाँ पर आप इंचार्ज हैं। तो एग्जाम के वक्त यू नो दैट ए स्टूडेंट लिव्स नियर बाय और इस इनडायरेक्टली रिलेटेड टू यू। आप जानते हैं एक स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से, हो सकता है आपके घर के साइड में हो या आपके परिवार के साथ उसका परिवार मिले हुए हो, कुछ भी। Therefore, you ask comparatively easy question to the particular student to make his score better than other students. ये कोई का टीचर अगर करे कि हाँ मुझे पता है ये स्टूडेंट थोड़ा कम मार्क लाने वाला है, जानते हैं इसको थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछा जाए, ये फेयरनेस नहीं बोला जा सकता। तो इन दिस सिनेरियो यू गिविंग एक्स्ट्रा वेटेज टू द स्टूडेंट एंड नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, है ना। तो ये जस्टिस नहीं होता है, ये ट्रीटिंग इक्वली भी नहीं होता है। अगर जो भी स्टूडेंट आप जानते हैं, जो स्टूडेंट के सब स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है, सब स्टूडेंट को एक ही जैसा क्वेश्चन पूछने से ही अच्छा होगा, रादर देन किसी को ज़्यादा भाव देना और किसी को कम भाव देना एक टीचिंग प्रोफेशन में मायना नहीं रखता। ये प्रोफेशन का एक गलत इस्तेमाल बोला जा सकता है। सो दैट इज़ नॉट फेयरनेस। सॉरी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल किसका नहीं है आजकल, सबका रेस्पॉन्सिबल है, एक के बाद एक सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जा रहा है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर बोला जाए, परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, एक बेटी के नाते, एक बेटा के नाते उन लोग अपने घर परिवार में रेस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। एक टीचर के नाते उन लोग स्टूडेंट्स के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना है वो देखते हैं। और टीचर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो भी देखते हैं। तो now responsibility is a sense of performing your duty or executing powers to complete a task within a given time as per your profession। तो आपके प्रोफेशन में जैसे कि आप लोगों को बोला जाता है लेसन प्लान बनाइए और इतना क्या क्या लेसन है आप लिखिए, क्या क्या पढ़ाएं क्या नहीं, क्वेश्चन पेपर बनिए, सबका एक एक डेडलाइन होता है। तो वो सब बनाने का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि नहीं। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल डिफाइंस योर कैरेक्टर। तो आप कितना रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे तो क्वेश्चन पेपर बनाने बोला जाए, कोई एक दिन में दे देते हैं कि कोई 2 दिन में, कोई हफ्ता भर ले लेते हैं। तो these are different type of responsibilities which are not taken care by a particular teacher, ना। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे निभा रहे हैं वो आपका कैरेक्टर पर जाता है। आप किस तरह का पर्सनालिटी है, आप किस कैरेक्टर से बने हैं, ये आप पर जा जाता है। And it is easier to gain gratitude and respect among your colleagues when someone acts responsibly। बोला जाता है कि कोई रिस्पॉन्सिबल लेता है तो उसके ऊपर बहुत सारा लाद दिया जाता है, ये कर सकता है तो इसको ही दिया जाए, नहीं, ये कर सकता है तो उनको असर्टिव भी बनना है, वो अपना काम अपने कर रहे हैं, दूसरे का काम थोड़ी कर रहे हैं। तो ये एक ग्रैटिट्यूड, एक रेस्पेक्ट भी बन जाता है बच्चों में, टीचर्स में, कोलीग्स में और ऑर्गेनाइजेशन में। एज ए टीचर यू कंप्लीट योर टास्क विद इन ए गिवन टाइम।
एंड यू मस्ट एंश्योर द सेम। ज़्यादातर बोला जाता है प्रैक्टिस, अपने ऊपर प्रैक्टिस करना बिफोर यू सी अदर्स टू बी परफेक्ट। तो हम जब तक रिस्पॉन्सिबल खुद ना ले, हम कैसे हमारे टीम या सबऑर्डिनेट्स बोलिए फॉलोअर्स को रिस्पॉन्सिबल सिखा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, यू आर अ क्लास टीचर एंड यू फाउंड आउट अ स्टूडेंट हु इज नॉट अटेंटिव इन योर क्लास। कुछ दिनों से आप देख ही रहे हैं कि वो अटेंड नहीं हो रहा है क्लास में, कुछ ना कुछ खोया रहता है कि कुछ। क्या कर सकते हैं आप ऐसे टीचर? तो बहुत सारा ऑप्शन है। अगर एक टीचर ये भी बोल सकते हैं कि तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा तो कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर क्लास में, तुम तो सुन ही नहीं रहे हो, तुम बाहर निकलो। दिस इज वन ऑप्शन। और सिंपली बोल सकते हो, अच्छा तुम अटेंड नहीं हो सकते हो क्या, क्या मुश्किलें हैं, तुम अटेंड किया करो क्लास में, ये भी बोला जा सकता है। और ये भी बोला जा सकता है तुम खड़े होकर यहाँ पर नील डाउन हो जाओ कि पनिश किया जाए। ये एक टीचर के ऊपर हो जाता है रिस्पॉन्सिबल कि आपके क्लास में आप किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। यू मे बी सक्सेसफुल इन मेकिंग focused and feel responsible, but would that be enough? जो भी आप तीनों में किए हैं वो क्या काफी है? और ज्यादातर आजकल के बच्चों में देखा जाए तो अगर सबके सामने आप किसी को डांट देते हैं तो वो बहुत बुरा फील कर लेते हैं। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में देखे तो है ही, बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमें बुली किया गया है स्कूल लेवल में। तो हम किसी को नहीं बोल सकें, लेकिन अभी फील कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया है। हमारे टीचर थे, कोई ऐसे तो स्टूडेंट था ही मेरे पास जो आया था, बोला कि मेरे फिजिक्स टीचर हर वक्त मुझे ही उठा के क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरों को नहीं। तो ऐसे ऐसे बच्चों में ध्यान आ जाता है कि मेरे ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर का ठीक से जस्टिफाइड नहीं होता है। तो सबको एक जैसा देखा जाए तो और भी अच्छा हो। ऐसे रिस्पॉन्सिबल टीचर, एक टीचर को क्या करना चाहिए? यू शुड पर्सनली टॉक टू द स्टूडेंट। सबके सामने नहीं, उसको अलग से बुला के क्लास के बाद पूछा जा सकता है, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, क्या मुश्किलें हैं कुछ? देन यू ट्राई योर बेस्ट टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम। अगर हो सके आपके हिसाब से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे, आप उससे बात करके कर सकते हैं। लेकिन and that's what you may feel more responsible toward the student duties and profession। तो इसी तरह आप एक टीचिंग प्रोफेशन को निभा सकते हैं अच्छी तरह से। तो responsibility comes through consistent and persistent efforts। एक दिन दे दिए ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो आपको responsible consistently मेंटेन करना चाहिए। So there is a thin line differences between No sound, madam, please. मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मतलब वो आया है तो उसको तो पहले ही दूसरे हफ्ते में इतना तो फिर अगर उसके लिए भी आना पड़ेगा, जबरदस्ती आना पड़ेगा, या तो फिर डिटेंशन में नहीं में बात करेंगे। तो हम अपना कराएंगे, उससे बात करेंगे, इससे इतना नहीं हो पाएगा, या तो आप डिटेंशन पहले तो हिंदी वाला, हिंदी वाला है ना सर, वही है कि या तो मैं पहले हफ्ते में नहीं दूंगा, 27 तारीख में, उसके बाद निकलूँ मेडिकल लगा, स्कैम आ जाएंगे, स्कैम आ गया, सब बता देंगे। हाँ सही है, मैं सर सकता सर, इतना मेरे को मैं बात करूँ, तो फिर मेरी सॉरी, हमारा इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो अभी सुनाई दे रहा है सबको? यस मैडम। जी मैडम, सुनाई दे रहा है। अच्छा, यही होता है ऑनलाइन। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये गड़बड़ हो जाता है ना ऑनलाइन में, मुश्किल होता है। चलिए मैं शुरू करती हूँ, अभी कुछ देर ले लेते हैं। ओके। अच्छा, पीपीटी नहीं दिख रहा है ना? तो नहीं दिख रहा है मैडम। जी जी, अच्छा तो आया नहीं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, आई एम सो सॉरी। तो हाँ, थोड़ा देर हम ले लेते हैं। सुमन जी, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए। पीपीटी नहीं दिख रहा है मैडम। दिख रहा है तो? दिख रहा है मैडम, दिख रहा है। देख रहा है दिख रहा है मैडम। मैडम, दिख रहा है। विजिबल। हाँ जी जी, अब दिख रहा है। अच्छा अच्छा, अच्छा, और थोड़ा हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो हो गया, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिसिंग प्लूरलिज्म। चेंज किए हैं, स्लाइड दिख रहा है ना? हाँ यस मैडम। ठीक है, ओके। तो प्रैक्टिसिंग प्लूरलिज्म, सबको म्यूट कर लिए। हाँ, प्लूरलिज्म मतलब जैसे कि हम बताए, हर किस्म के लोग एक साथ रह के, कल्चरल हो या रिलीजियस हो या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, सब किस्म का बच्चे एक साथ एक रूम में आके पढ़ते हैं, एक क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। सो considering all this diversity as a whole and as a single unit with the inclusion of every section of society is practicing pluralism. Pluralism एक साथ सबको लेना है। तो यहाँ पर a pluralistic classroom could be a classroom in which students of various caste, religion are tolerant by accepting and respecting each other. कहीं से भी कोई भी आए, लेकिन एक क्लास में चाहिए 5th हो, 6th हो, 10th हो, 12th हो, जो भी हो, ऐसे टीचर जब आप जाते हैं सबको एक साथ लेके पढ़ाते हैं। इसमें वाच विचार नहीं है, इसके में डिफरेंस नहीं है, इसमें कुछ अलग नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, बाउल ऑफ सैलड। सैलड में कितने सारे आप मिलाकर, ककड़ी हो, प्याज हो, टमाटर हो, गाजर हो, जो भी हो तो एक साथ लेके आप खाते हैं। तो एक क्लास में एक साथ लेके सबको लेके चलना ही प्लूरलिज्म होता है। इसमें थोड़ा इंटरेस्ट और भी ज्यादा हो सकता है, जैसे कि क्या क्या हम लोगों को ऐसे टीचर प्रमोट करना है प्लूरलिज्म को। कभी कभी पॉलिसीज होता है, खूब पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये पॉलिसी हम लोग को डेवलप करना है। एक टीचर के नाते आपका पॉलिसी अलग अलग हो सकता है, जैसे कि आपका एथिकल पॉलिसी हो, मोरल पॉलिसी हो, एजुकेशनल पॉलिसी हो, है ना, एक फेयर जस्टिस हो, जो हम इतना सारा पढ़ के आए हैं। ए टीचर शुड बी प्रोफेशनली ओरिएंटेड टू प्रैक्टिस प्लूरलिज्म विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बिना
हो सकता है बच्चों में झगड़ा हो जाए, कुछ भी मुश्किलें, अनबन, मिसकम्युनिकेशन हो जाए, तो वहाँ पर टीचर को किस तरह से निपटना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन शुड बी इंक्रीज्ड। ऐसा नहीं कि ये कम्युनिटी अलग है, वो कम्युनिटी अलग है। ज्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी में दिखता है, स्कूल में नहीं। तो कॉलेज में तो हम देख ही लेते हैं कि तमिलनाडु में तमिल लोग एक है, तेलुगु में तेलुगु अलग है, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता है। इसलिए टीचिंग प्रोफेशन इन स्कूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है टीचर लोगों को, सबको एक साथ पार्टिसिपेट करने का। टीचर शुड सेट एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स। देखिए बच्चे जब बड़े होते हैं, उन लोग देखते हैं कि अपने पेरेंट्स कैसे बात करते हैं, वो ऐसे डेवलप कर लेते हैं। वैसे ही स्कूल में टीचर्स लोग कैसे बात करते हैं, तो वैसे ही अपना लेते हैं। हमारे टीचर ऐसे रेस्पेक्ट करते हैं, तो उन लोग भी वैसे रेस्पेक्ट करना शुरू कर लेते हैं। टीचर्स में यूज सम रेइनफोर्समेंट स्ट्रैटेजी, कुछ रिवार्ड जैसे कुछ अप्रिशिएट करना, कोई कुछ बोल दिया अच्छे तरह से, बहुत अच्छा, फिर थपथपाना कि वेरी गुड बोलना। बच्चे ऐसे चाहते हैं, तो उन लोग उसी तरह एक्सपीरियंस कर लेते हैं बड़े होते वक्त। While teaching, a teacher should include the examples in such a manner so every student can relate to them. तो ऐसे कुछ मार्जिनल मैनर नहीं है कि ये अलग है वो अलग है, सबको मिला के कुछ एग्जाम्पल देना अच्छा है। और सेंसिटिव सोसाइटल इश्यूज अगर बताना है तो उसको सीनियरियो और एग्जाम्पल के साथ बताया जाए, जैसे कि कोई किसी को ऑफेंडेड ना लगे, ये भी करना है। तो कॉमन लैंग्वेज, जैसे कि सबको पता चल, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में हिंदी जो भी हो सबको समझने जैसे जो है वो करने से अच्छा है। लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम जैसा ना हो। टेक्नोलॉजी आप लोग यूज करते हैं, तो टेक्नोलॉजी में जैसे पीपीटी दिखा रहे हैं या कुछ और दिखा रहे हैं क्लासरूम में, तो सबका क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेट वर्कशॉप्स करना है, कुछ क्विज वगैरह कर रहे हैं कि कुछ इवेंट्स कर रहे हैं, तो सबको मिलके करना है। तो ये सब अगर फॉलो किया जाए तभी एक प्लूरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है एक क्लासरूम में। तो कैसा क्या, वी मे कम टू ए कॉमन आर्गुमेंट, जैसे कि टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस। सो प्रैक्टिसिंग प्लूरलिज्म विद इन द क्लासरूम इज एन आर्ट, and the way a teacher implements pluralism within the student is a science, है ना, कितना अच्छा। तो टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, अंदर होता है आर्ट और उसका इम्प्लीमेंट करते हैं जब वो हो जाता है साइंस। तो एथिकल प्रैक्टिस ये करके हम लोग खत्म करेंगे। एथिक्स सबका होता है, आप टीचर स्कूल में बोलिए, टीचर कॉलेज में बोलिए, टीचर यूनिवर्सिटी में बोलिए, हर जगह सबको एथिक्स फॉलो करना है, क्योंकि एक बॉर्डर लाइन होता है, बाउंड्री होता है, उसको लांग के हम लोग काम नहीं कर सकते। एक मोरल वे ऑफ लिविंग होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत, वो भी होता है। सो मोरल डिलेमा में, in a teacher's life, a dilemma could be understood as a situation where one has to make a forced choice whether he likes it or not. In this situation, what does he or she do? तो अगर किसी टीचर को ऐसे सिचुएशन आ जाए, उनको सही लगे या ना लगे, उनको कोई काम करना है, तो कहाँ क्या करना है? You might have confronted circumstances with making decisions. जजमेंट करना है, डिसीजन लेना है, सिचुएशन डिलेमा से प्रॉपर सिचुएशन लेना है। तो दिस जजमेंट में हेल्प टू कंक्लूड योर डिसीजंस। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, व्हाइल टीचिंग, सॉरी एग्जांपल्स देते हैं मोरल डिलेमा करके। एथिकल रिलेशनशिप विथ प्रोफेशन, मोरली जब होता है, हम अगर मोरल एग्जांपल दें, जैसे कि हम लोग मोरल साइंस पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते होंगे स्कूल में, जो बच्चे समझते हैं कि मोरालिटी क्या होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या सही नहीं है। तो अगर ये अलग अलग किस्म का हम लोग सिचुएशन के साथ समझाए और कुछ भी डिलेमा अपना प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे फेस करते हैं, तो वो उससे कैसे निकले,
तो वहाँ पर टीचर लोगों का कैसे प्रोफेशनल डिलेमा है वो अलग अलग किस्म का हम देख सकते हैं अभी। जैसे कि एथिकल रिलेशनशिप विद द प्रोफेशन, एक टीचर को अपने रिलेशनशिप कैसे रखना है। हर किस्म का पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस अलग होता है। जैसे कि इट डिफाइंस योर वर्क फ्रेम डूज और डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं, एंड इसका नॉर्म्स रेगुलेशंस भी फॉलो करना है। जैसे कि टीचिंग प्रोफेशनल्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज रोल मॉडल्स बिफोर देयर स्टूडेंट्स। एक रोल मॉडल के हिसाब से हर टीचर को करना है, क्योंकि टीचर से ही बच्चे समझते हैं। और पता है ज़्यादातर बच्चे पेरेंट्स से टीचर्स को ज़्यादा मानते हैं। हम खुद देखे हैं, जब हम अपना पोस्ट ग्रेजुएट ख़त्म करके गए थे स्कूल बच्चों के साथ में, स्टार्ट किया नर्सरी एलकेजी के साथ, फिर डॉक्टर तक किए हैं, हम बच्चों को देखे हैं, तो बच्चे दौड़ भाग के हमारे पास आ जाते थे। और हम जो बताते हैं वो सही है, जो पेरेंट्स बताते हैं वो सही नहीं है। तो बच्चे बचपन से टीचर्स को इतना लगाव कर लेते हैं कि अपना पेरेंट्स दूर है लेकिन टीचर सही है। तो टीचर को तो रोल मॉडल बनना ही तो है। टीचर्स डू नॉट नीड टू कॉम्प्रोमाइज देयर पर्सनल, ऐसा नहीं है कि अपना टीचिंग लेवल करने के लिए अपना पर्सनल लेवल कॉम्प्रोमाइज किया जाए, नहीं। इट इज़ एन आर्ट। एज ए टीचर आप प्रोफेशनल वैल्यू को भी रखिए और पर्सनल वैल्यूज को भी मेंटेन कीजिए। ये एथिकल रिलेशनशिप है, अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल को मेंटेन करना। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आपका बाउंड्री जो है, टू व्हाट एक्सटेंट यू शुड गेट इन्वॉल्व इन अ स्टूडेंट्स पर्सनल लाइफ और यू शुड नॉट। पर सबका अलग अलग पर्सनल लाइफ है, लेकिन हम लोग अगर ज़्यादा मेंटेन करने लगे एक या दो स्टूडेंट का पर्सनल लाइफ में, वो सही नहीं है, जो कि एथिकल गलत है। एथिकल रिलेशनशिप विद लर्नर्स, जो कि स्टूडेंट ही है हम लोगों का, so you may confront numerous situations where you would have to avoid your professionalism. You would have to keep some criteria, एक बाउंड्री करना है, बाउंड्री रखना है, जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक लर्नर के हिसाब से एक बच्चा को आप समझा रहे हैं क्लास में, ये नहीं है कि उसी बच्चा को उसके घर में समझाने चले जाइए, तो ये मुश्किल है। तो यहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जो कि रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स, what type of relationship you should maintain with a student, what type of relationship you should maintain with a learner, it is very very important for a teacher. Ethical relationship with colleagues, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ काम कर रहे हैं हम लोग। तो कोलीग्स के साथ हम लोग ऑब्स्टेकल या इन ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ हम लोग एलिमिनेट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग प्रोडक्टिविटी दिखाना है, हम लोग को काम एक्सेलेंट करना है, हम ट्रस्ट रखना चाहते हैं, एक एथिकल रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ कुछ रूल्स हैं जो कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। Do not provide misinformation about your work। जैसे कि एक क्लास में 2 सेक्शन है और दोनों टीचर्स एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश। तो आप 2-3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं एक सेक्शन में, लेकिन दूसरा सेक्शन में दूसरा टीचर 2 ही पढ़ाए हैं। तो आपको ये नहीं बोलना है कि हम एक में ही रुके हुए हैं, ये गलत इन्फॉर्मेशन। तो एक साथ ये एथिकली करेक्ट नहीं है। ट्रस्ट योर कोलीग्स एंड बी ट्रस्टवर्दी। टेक द इनिशिएटिव टू वर्क। अगर किसी को मुश्किलें पैदा हो गया है कुछ काम करने के लिए, आप इनिशिएट लेके उसको हेल्प करना है, ये भी एक एथिकल रिलेशनशिप है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, सबके साथ एक जैसा कम्युनिकेट करना। करप्शन प्रैक्टिसेस नहीं लाना। रेस्पेक्ट योर कोलीग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोलीग को रेस्पेक्ट किया जाए। अगर हम किसी को रेस्पेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली अलग कोलीग भी हमें आकर रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। ऐसा भी दिखता है कि हम जब जाते हैं, किसी भी टीचर है या स्टूडेंट है, किसी को विश करते हैं, जब भी देखें, जैसे कि हम लोग घुसते हैं तो सिक्योरिटी लोग हम लोग को देख के विश कर देते हैं,
तो कुछ दिनों कुछ महीनों में हम लोग विश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ इन लोग विश करते हैं। So that is what we respect each other. Obey organization rule book, ये तो सबको करना ही है। Give due credits to others work, ऐसा नहीं कि किसी का काम करके हम jealous feel कर रहे हैं। कुछ appreciate करना भी अच्छा है। Be genuine, accept feelings and feedback, कुछ भी feedback हो, कुछ भी criticism हो आपके बारे में, आप एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि अगर एक्सेप्ट किया जाए तो पता चलता है कि हमें किस तरह का चेंजेस लाना है। लिसन टू योर कोलिग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू लिसन टू देम यू कम टू नो मेनी थिंग्स अबाउट देम। जैसे कि हम एग्जांपल दिए हैं, यू आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम एंड सी वन ऑफ योर कोलिग्स हु सीम्स अपसेट एंड सैड। हो सकता है, हम लोग सब ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, कहीं ना कहीं हमारा इमोशन टच भी कर सकता है। तो किसी का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में कोई कोलीग आके पूछे कि आपको कुछ मुश्किल हुआ है क्या, हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो कोलीग रिफ्यूजेस, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो एथिकली क्या होता है, इट वुड बी बेस्ट टू बैक ऑफ। ठीक है, हमारा काम हम किए हैं और उनको नहीं चाहिए तो हम बैक कर लेते हैं। गेटिंग टू पर्सनल भी ठीक नहीं है। पर्सनली ये पूछ सकते हैं, कौन, हर रोज हम देखते रहते हैं और अलग से हम जब देखें तो अचानक किसी का उदासी चेहरा होने से तो पूछ ही लेते हैं, लेकिन किसी को अगर इन्वॉल्व होना, करवाना ठीक नहीं लगता, दैट इज ओके, फाइन। वो ज्यादातर अनप्रोफेशनलिज्म दिखता है। एथिकल रिलेशनशिप विद पेरेंट्स तो होना ही चाहिए। पेरेंट टीचर्स मीटिंग तो होता ही है स्कूल में। तो ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंपोनेंट है टीचर्स और पेरेंट्स में, क्योंकि दोनों का ही इम्पोर्टेंस बच्चों में है। बच्चों का फ्यूचर दोनों पर ही है। आप पेरेंट्स बता दीजिए, आप टीचर्स बताइए। प्रॉपर एंड पीरियोडिक कम्युनिकेशन बिटवीन ए टीचर एंड पेरेंट इज एसेंशियल। तो मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता है, पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि क्या मुश्किलें हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता, इतना बिजी है पेरेंट्स, तो बाद में उनको लगेगा कि अपना बच्चा फेल हो गया, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चला। Teachers should always be in contact with their students' parents and keep them updated with the child's progress. However, revealing confidential information about the student is not ethical. कुछ अगर बच्चा आपसे शेयर किया हुआ हो और नहीं चाहता है अपने पेरेंट्स को बताया जाए, तो आप मत बताइए जब तक वो सीरियस ना हो। अगर आपके हिसाब से आप ठीक कर सकते हैं तो आप ही कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है उसका पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप ना हो, इसलिए आपको एक रोल मॉडल के हिसाब से सोच के आपको सब बताने लगा है और आपसे हेल्प मांग रहा है। सो दैट इज व्हाट। सो एक एग्जांपल देखिए, यू कॉन्टेक्ट द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड हु इज नॉट डूइंग वेल। जैसे कि हम बोले हैं किसी का रिजल्ट ठीक नहीं है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देन यू गो टू देयर होम टू हैव ए प्रोफेशनल मीटिंग विद देम। तो घर तक पहुंच गए। मीटिंग के बाद दे ऑफर यू अ गिफ्ट एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, यू एक्सेप्ट इट, दैट इज फाइन। आफ्टर ए फ्यू मोर मीटिंग्स, ये पहला मीटिंग नहीं है, और भी मीटिंग होने लगा उनके घर में, जो कि कदे ठीक नहीं है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिफ्ट्स ऑल्सो इंक्रीजेस, और उसका गिफ्ट भी आप लेने लगे हैं, जो कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने लगे। नाउ द पेरेंट्स आर डिमांडिंग ए फेवर। हो सकता है एक फेवर पेरेंट का डिमांडिंग सिचुएशन में आ जाए, और ये भी हो सकता है बच्चा फेल कर रहा है, उसको पास करवा दीजिए। तो अनप्रोफेशनलिज्म में जाने से आप लोग को दिक्कत हो सकता है, आपका प्रोफेशन में दिक्कत हो सकता है। एक्सेप्टिंग और गिविंग गिफ्ट्स में सीम एक्सेप्टेबल टू सम एक्सटेंट। बच्चा अच्छा से मार्क लाया, मिठाई का डब्बा आया, ठीक है, उन लोग खुश होके दे रहे हैं, लेकिन ये डब्बा बार बार नहीं आना चाहिए, तो मुश्किल हो जाएगा हमारे प्रोफेशन में। एथिकल रिलेशनशिप विद कम्युनिटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स। जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं
तो एज प्रॉपर सिटीजन्स ऑफ द कम्युनिटी, तो वहाँ पर एक सिंसियर टीचर के हिसाब से यू शुड बी अवेयर ऑफ द कम्युनिटी, ताकि उनके कम्युनिटी के हिसाब से हम लोग काम करें। तो उनका कम्युनिटी को ऑफेंस करने वाला कि कुछ खराब लगने वाला काम ना हो। आप बता सकते हैं, जैसे स्टेक होल्डर्स हो, मैनेजमेंट जैसे हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, तो उसी कम्युनिटी के हिसाब से आप उनके हिसाब से बात करें, काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो वो अच्छा है। जैसे कि कल्चरल बैकग्राउंड हो गया, किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। एज ए प्रोफेशनल टीचर यू शुड नो द डाइवर्सिटी ऑफ द क्लास एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, जैसे कि प्लूरलिज्म हम लोग बताए हैं। बस, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज ऑल अबाउट द टीचर्स लीडरशिप बताए हैं, एथिकल रूल्स क्या बताए हैं, किस तरह हम लोगों को टीचर्स कोलिग्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ बिहेव करना है और नॉर्म्स रेगुलेशन फॉलो करना है। तो इतना तक तो हो ही गया हम लोगों का, तो हम लोग फिर कल मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू Thank सो you, मच। madam. Thank you, madam. चलिए हम चलते हैं तो। Thank you so much, Dr. Rita, ma'am. Thank you so much. Thank you. And it's nice to see you all so attentive. Very good. अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। तो 2 दिन तो हो गया है और 2 दिन बाकी है। देखते हैं हम कितना आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं।
ଦେ କଣ ଲେଖିଛୁ ଦେ ମୁଁ ପଚାରେ। କଣ ବାହାର କରୁଛୁ?